अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हम नावल पढ़े थे टॉक्सिक लवर। आइए बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। फिर भी को गांव में असर का वक्त गहरा हो रहा था। बड़े से सहन के दरमियान झुका हुआ उदास दरख्त खड़ा था। मुर्गियां और इनमें बच्चे भागते फिर रहे थे। एक 5 साला बच्चा भी इनके पीछे ही भाग रहा था, जिसके जिस्म पर कमीज तो थी ही, लेकिन शलवार गायब थी। दो बच्चे जो इससे कुछ बड़े लगते थे घर से अभी अभी बाहर निकले थे। एक 8 साला लड़की छोटे से मिट्टी के चूल्हे में आग जलाने की कोशिश कर रही थी, और अंदर से एक औरत चीख चीख कर कह रही थी, ए सकीना, हरामड़, तुझसे ये आग ना चलेगी। और ये मनहूस, इसने गोद में मौजूद रोते बच्चे को थप्पड़ मारा। चुप ही नहीं होने में आ रहा। इसने सामने चारपाई पर लेटे अल्लाह रखे को देखा, जिसके हाथ पैर पर पट्टियां बनी हुई थी। अब देख ले तू ही, तेरी माँ भी निकल गई है। पता नहीं रोटी बनाने का वक्त होता है, ये ना हो कि इससे आग ही जला दो। अल्लाह रखे कि बीवी बिखरे बालों से खड़ी, बदन पर कमीज शलवार थी जिसकी हालत बहुत खराब थी। गले में दुपट्टा ना था। गर्मी होने की वजह से वो चारपाई पे पड़ा था। गहरे गले वाली कमीज बेढंगे अंदाज से कांधों से कुछ पीछे थी। गोद में मौजूद बच्चा थप्पड़ लगने से और चीखने लगा था। देखो बच्चा, तू तो चुप हो जा, मर जा। देखो बच्चा, तू तो चुप हो जा, मरता है ना जान छोड़ती है। एक तेरा बाप ही इस लायक नहीं है कि वो तुझे ही संभाले, और मैं तुम लोगों के घुटने के लिए कुछ बना दूं। एक सांपों को मैं कैसे पालूं? मेरे तो असाब अब जवाब देने लगे हैं। मैं तो अपनी माँ के घर चली जाऊंगी, फेंक दूंगी इन पिल्लों को किसी नहर में। वो तनफन करती बच्चे को अल्लाह रखे के करीब फेंकने के अंदाज में छोड़ती कमरे से निकल गई थी। अल्लाह रखे में बोलने की हिम्मत भी ना थी। अरमान के गार्ड ने इसकी अच्छी खासी धुलाई की थी, जिसने बेबसी से बच्चे को उठाकर चुप कराना शुरू कर दिया था। अल्लाह रखे कि यह औलाद इसके सऊदी अरब जाने के 1 माह बाद हुई थी। अल्लाह रखे कि बीवी सहन में आई तो मुर्गियां, जो पहले ही बच्चे से जान छुड़ाती भागती फिर रही थी, और फिर तेजी से कोनों की तरफ दौड़ती। अल्लाह रखे कि बीवी से वो बच्चा भागता हुआ टकराया। या अल्लाह, इसने बच्चे को कांधे से पकड़ा। अंधे, तेरे दीदे फूटे हुए हैं, कंजर कहीं के, दफा हो जा, बाहर जाके अपनी माँ को रो। वो इसको इसके बगैर शलवार के देखे घर से निकाल दिया था। वो चूल्हे के पास बैठी लड़की की कमर पर थप्पड़ मारा। खते की बच्ची, अभी तक यही नहीं हुआ, सिर्फ खाने ठूसने कोई दफा है, मर यहाँ से। इसने बच्चे को नोचने वाले अंदाज में उठाया और धक्का दिया। बच्ची ने कमर मसले और मुंह ही मुंह में कुछ बुड़ाकर पीछे हो गई। जा, अपनी इसी दादी को बुला कर ला। कह के अगर लोगों के घर की खबरें जमा कर ली हो तो अपने यार झगड़ों से मिल लिया, तो घर जाम। और इसके बेटे के ही बच्चे हैं, ये सारे मेरे पीछे से नहीं लाई, इन्हें संभाल आकर। कमरे में मौजूद बच्चे वैसे ही गला फाड़ कर रो रहा था, इसलिए अल्लाह रखे की बीवी ने अपनी बेटी को कहा। वो बाहर की तरफ बढ़कर सहन में मौजूद मुर्गियां और चूजे अब कुछ सुकून में आए थे, और वो कीड़ों को चोंच से टक टक करते ढूंढ कर खा रहे थे। दरख्त वैसे ही उदास बेजार सा खड़ा था। अम्मी, अब्बे से कोई मिलने आया है। बच्ची जो दरवाजे को अबूर करके निकली थी दोबारा अंदर आकर बोली, है कौन? वो खड़ी होकर अपनी बेटी की तरफ आई। बच्ची ने शाने उचकाए। पता नहीं, बाबू से लोग हैं, कह रहे हैं अल्लाह रखे से मिलना है। अल्लाह रखे की बीवी ने बच्ची को कहा, जा अंदर से मेरा दुपट्टा ला। बच्ची भागकर अंदर आई, और अल्लाह रखे की बीवी ने दुपट्टे को सर और नाक पे रखकर बाहर झांक कर देखा। जी कौन? जी अल्लाह रखे का घर यही है। हाँ जी, हमने इनसे मिलना था। क्यों, काम है? क्या काम? दस्तगीर के माथे पर बल पड़ गए। शहर गाड़ी में बैठा था। हमारे पास कोई इनसे कुछ काम है, आप प्लीज़ इन्हें बुला दे। हाय भाई, इसके तो पैरों टूटे हैं, चल फिर नहीं सकता, बात ज़रूरी है तो अंदर आ जाओ। इसने दरवाज़ा खोल दिया था और खुद पीछे हो गई थी। दस्तगीर शहीद के पास गई, उसे सारी बात बताई तो वो गाड़ी से बाहर आ गया। अगले 2 मिनट में वो अल्लाह रखे के सामने बैठा था। इसे सब कुछ बता चुका था, और अल्लाह रखे को भी लगा अब वो ये लोग भी इसे मारे पीटेंगे। इसीलिए वो रोने लगा और सारी कहानी सच सच बताकर हाथ जोड़कर कहा, मैंने तनवीर साहब की साली आयशा को मोबाइल दे दिया था। मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे बख्श दो, मेरे अलावा इनका कोई नहीं है। अगर मुझे कुछ हो गया तो ये रुल जाएंगे। दरवाजे की चौखट में खड़ी अल्लाह रखे की बीवी की आंखें भीग गई थी। इसने पर्दे वाला मुश्किला अब तर कर दिया था, और सर छाड़ मुंह फाड़ इसी खड़ी तरह रोने लगी थी। और जो कुछ इन्हें अल्लाह रखा ने अभी बताया था, इसे सुनकर शहीद और दस्तगीर हलना तक भूल गए थे। आयश, सारी शतरंज इस बादशाह बेगम पर आकर रुक गई थी। वो दोनों अल्लाह रखे के घर से निकल चुके थे। शहीने से जाने से पहले दरवाजे की चौखट में खड़ी औरत की तरफ अपने वॉलेट में जितने नोट थे कर दिए, और इस औरत के पैसे पकड़ते ही वो भी वहां से चला गया था। इसकी गाड़ी अब सड़क पर दौड़ रही थी। गाँव इनसे दूर होता जा रहा था। अब इसने आयशा से बात करनी थी। अगर आयशा के पास ही वो मोबाइल है और इसने मेरे वो मोबाइल मांगने से ये समझ लिया कि मैं भी अपने मकसद में ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं भी इसके पीछे सिर्फ इसीलिए था ताकि मैं इससे सबूत हासिल कर सकूँ। तो
एक नए अंदेशे ने इनके दिल में सर उठाया था। वो हर बात को हर मुमकिन पहलू से सोचता था। इसकी सोच अक्सर दुरुस्त होती थी। तो क्या आयशा एक बार फिर से बदगुमान हो जाएगी? सड़क पर उतरती रात की स्याही ने शहीर से पूछा था। वो इस तरह अब में मुब्तला हो गया था। रेस्टोरेंट में जलती रोशनियां फैलती स्याही को चेहरा उठाकर देख रही थी। जर्द बल्ब हर तरफ रोशन थे। लॉन की घास पे कुर्सियां और टेबल्स लगे हुए थे। स्टेज पर बड़ी सी स्क्रीन पर गाने चल रहे थे। हर तरफ इनकी आवाज़ हल्की हल्की लहरा रही थी। जोया इस वक्त लाइम के साथ बैठी थी। मशरकी कमीज शलवार में मलबूस वो आज बहुत मुख्तलिफ दिखाई दे रही थी। इसके बालों में फ्रंट चुटियां गुदी हुई थी जो इसने कांधे पर डाल रखी थी। आंखों में गहरा काजल लाइम को मोहब्बत कर रहा था। लाइम इसे यकटक देखे जा रहा था। जोया इसके यूं मसलसल देखने पर तसबस का शिकार हो रही थी। लाइम का सुकून इस वक्त टूटा जब वेटर ने इसके सामने आकर कोल्ड ड्रिंक्स रख दी। तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो। जोया की नजरें झुक गईं। आसमान रंग डिनर सूट में मलबूस लड़का पूरी तैयारी से आया था। इसके बाल जल से पफ की सूरत ढले हुए थे। चेहरे पर मुस्कुराहट ने अब डेरा कर लिया था। वो क्लीन शेप वाला लाइम मोहब्बत से जोया को देख रहा था। इनके दरमियान में जो टेबल पर फूल का गुलदस्ता रखा हुआ था, लाइम का पाकिस्तान में घर मिल गया था। अब इसने बस ज़रूरी काम करना था जिसके लिए वो यहाँ आया था। इसने जोया का सुबह ही कॉल करके कहा था कि वो जोया से मिलना चाहता है। जोया ने ये बात आयशा को बताई तो इसने बगैर देर किए इसे तैयार कर दिया। और जब वो घर से निकल रही थी तो इसने जोया को गले लगा कर कहा, मेरी सारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। जोया के एक रात में ही काफ़ी हुई थी लाइम के मोहब्बतों और तवज्जो का हिसाब करने के लिए। ये वो भी जानती थी कि इसे शहीर से मोहब्बत है और अब लाइम की तरफ एक कदम भी बढ़ाना कुछ अजीब होगा। लेकिन वो दूसरी मोहब्बत करने की कोशिश तो कर ही सकती थी ना। अगर वो आगे नहीं बढ़ेगी तो ज़िंदगी इसके लिए वहीं रुक जाएगी। इसकी ज़िंदगी तवील राहदारी की तरह हो जाएगी और एक तवील राहदारी पर अकेले चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसने आगे बढ़ने का फैसला किया था। वो लाइम के साथ आगे बढ़ना चाहती थी। मेरा दिल ही नहीं कर रहा कि तुम पर से नजरें हटाऊं। जोया ने धीरे से नजरें उठाकर, दिल बुरी तरह धड़क रहा था। इसने हिम्मत करके लाइम को कहा, और मुझे तुम आज पहली बार प्यारे लग रहे हो। इसने पुरानी जोया वाला लहजा अपनाने की कोशिश की तो लाइम दिल से हंसा था। इसके कहके में जान थी क्योंकि इसके दिल को मोहब्बत मिलने के आसार नजर आ गए थे। इसीलिए इसने बगैर देर किए जेब में हाथ डाला। तो फिर क्या इस प्यारे इंसान को इतना खुशकिस्मत भी होने का मौका मिलेगा कि वह तुम्हारा हाथ थामकर अमेरिका की सर्द पड़ती रातों में कॉफ़ी पी सके? इसने जेब से एक डिब्बी निकाली थी जो आप सोए के सामने था। इसमें मौजूद हीरे की अंगूठी सोए को उम्मीद से देख रही थी। जोया ने हंसकी से हाथ आगे बढ़ा दिया। लाइम को लगा जैसे अतराफ में हर तरफ खामोशी छा गई है। इसके अलावा वहाँ कोई दूसरा शख्स जैसे अब था ही नहीं। लाइम ने जोया का हाथ पकड़ा और इसकी उंगली में अंगूठी डाल दी और यहाँ जोया लाइम की हो गई थी। वही रात शहीर के बंगले में वैसे ही रुकी थी। इसकी गाड़ी पोर्च में ठहरी तो अंदर लॉन्च में मौजूद आयशा तेजी से दाखिली दरवाजे की जानी बढ़ी थी। इसका आंचल लहरा गया था। वो दाखिली दरवाजे में जैसे ही पहुंची तो शहीर अंदर आ गया। आयशा वहीं रुक गई थी। आ गए आप? शहीर ने चौंक कर इसे देखा। आयशा की सांस कुछ फूली हुई सी थी। वो हिचकिचा रही थी। शहीर को लगा जैसे आयशा इसके सीने से लगना चाहती है। वो मुस्कुराया और अपनी बाहें फैलाई और जब आयशा इसके सीने से लगी तो इसकी सारी टेंशन और थकान इससे दूर हो गई। इसके करीब अब बस इसकी आयश थी। तुम अभी तक कैसे उठी हुई हो? इसे हमेशा की तरह इसके कान की लबों को चूमते हुए कहा। इसकी गर्म सांसें आयशा को पिघलने लगी थी। आपका इंतज़ार कर रही थी। कोई ख़ास वजह? मैं चाह रही थी कि आज आपके साथ खाना खाऊं। मैंने आपको कुछ बताना भी था। शहीर को इसके अंदाज पर हैरत हुई। क्या आयशा सच में इसी का इंतज़ार कर रही थी? इसे खुद पर काबू किया और आयशा को सीने से जुदा करके बोला, तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया? इतनी देर हो गई है। वो इसे अपने सीने से लगाकर चलने लगा था। इसने लाउंज में आकर दीवारावेज घड़ी को देखा था। मैंने अभी तो बताया कि आपके साथ खाना खाना है आज मैंने। वो वैसे इसके सीने से लगी हुई थी। शहीर को इस पर प्यार आ गया। फिर जान इसके दिल किया कि वो इसके गाल को चूम ले, लेकिन वह फिर दिल को चुप करवाकर अशरफ के साथ डाइनिंग हॉल में आ गया। वहाँ मुलाजिम ने खाना लगा दिया था। टेबल पर एन ऊपर फानूस रोशन था जिससे नीम अंधेरा हर सू फैला हुआ था। वो अशरफ के साथ खाना खाने टेबल पर बैठ गया। बताओ तुमने क्या बताना था? इसने चावलों का चम्मच भरकर आयशा के मुंह की जानिब किया जबकि वो चम्मच उठा चुकी थी। लेकिन शहीद ने जैसे इसकी इस हरकत को अहमियत नहीं दी थी। वो अपने बेनियाज अंदाज में इसे खाना खिलाने लगा। आयशा ने भी चम्मच प्लेट में ही छोड़ दिया था। जब इसके मुंह में चावल खत्म कर लिए तो वो बोली, एक बार सुफियान को इसकी एक मैम तंग करी थी। वो इसे वही अपना दबंग अंदाज बताने लगी थी जो आयशा ने सोचा था कि वह एक दिन शहीद को ज़रूर बताएगी। वो भी अब शहीद जैसी ही होगी। शहीद ने इसकी पूरी बात बहुत तवज्जो से सुनी थी। मैंने इन्हें कहा कि मैं इन्हें उठवा लूंगी। वो हंसी दबाकर बोली तो शहीद ने मस्तूरी नाराजगी से इसे देखा। ऐसे नहीं कहते, बुरी बात होती है। आयशा को धक्का लगा। इसे ताज्जुब से शहीद को देखा। आप खुद भी तो ऐसे ही करते हैं। मैं तो बड़ा हूं ना, इसलिए करता हूँ। वह अब रसान से बोला था। तो क्या मैं बड़ी नहीं हूँ? आयशा ने हैरत से पूछा। नहीं। शहीद ने सर नामे हिलाया और शरारत से बोला, नहीं तुम बड़ी नहीं हो।
तुम अभी बहुत बेवकूफ़ हो। आयशा को इसकी बात बुरी लगी। आप खुद बहुत समझदार हैं। आयशा ने फौरन तंज किया तो वो हंस दिया। मजाक कर रहा था। तुम बस मुझे ये बताओ, अगर इस मैम को उठवाना पड़ता तो तुम कैसे उठवाती? मैं आपको कह देती। इससे शौनिश को आकर पुरसुकून अंदाज में कहा तो शरीर को सदमा हुआ। मैं तुम्हें गुंडा नजर आता हूँ? आयशा ने सर इस बात में हिलाया। बताओ मैं तुम्हें, इसने डपटते हुए कहा। आयशा खिलखिलाकर हंस दी। शहीरी से मुस्कुराती नजरों से देखता रहा। फिर वो अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और आयशा को अपने सामने खड़ा करके इसने आयशा के रद्द अमल की परवाह किए बगैर इसके गाल पर अपने दहकते लब रख दिए और इसके अंदाज में शिद्दत सी थी। आयशा ने आंखें जोर से मींच ली। गंदी। इसने इसके गाल से लब हटाए। वो इसकी नाक खींचकर बोला और आयशा का दिल कर रहा था कि वो कहीं जाकर अब छुप जाए। इसने शहीर से अपना बाजू छुड़ाया और अपने कमरे में जा रही थी। आस्ती से कहीं वो पलटी और जल्दी से सीढ़ियां चढ़ती कमरे की जाने भाग गई। शहीर इसके शर्मा जाने पर बस मुस्कुराकर सर झटक कर आ गया। इसने फैसला किया था कि वो अभी आयशा से बात नहीं करेगा। घर में दाखिल होने से पहले इसका इरादा यही था कि वो आयशा से अभी बात करेगा। लेकिन जब इसने आयशा की आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखी तो इसका दिल इस मोहब्बत के दूर जाने पर डर गया। वो फिलहाल आयशा को किसी बदगुमानी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए इसने आज की बात कल पर डाल दी थी। ये अगले रोज की बात है जब सुबह की किरणें लॉन के घास को चूम रही थी। आयशा उगते रोज को आंख भरकर देखती हवा के नरम झोंकों को चेहरे पर महसूस कर रही थी। इसकी तभी नजर बंगले से आगे बनी सड़क पर पड़ी जहां दस्तगीर खड़ा किसी से बात कर रहा था। वो कोई लड़की थी। आयशा की तरफ इसकी पुश थी। आयशा को महसूस हुआ जैसे इस लड़की को कहीं इसने देखा है। इसने आंखों की पुतलियों से गिर कर देखा तो दिल धक से रह गया। वो अब लड़की कुछ पलटी तो इसके चेहरे पर एक रुख दिखाई देने लगा। धूप की सुनहरी किरणों में दस्तगीर के सामने खड़ी लड़की जिया थी जो इससे बात कर रही थी। आयशा जिया के दिल देखकर डूबा और इसे जोया की बात झमाके से याद आई। जिया भी शहीर को पसंद करती है। जोया वाला मामला भी हल हुआ ही था कि ये जिया आ गई। आयशा का दिल डूबने लगा। बेशक वो भी आयशा को खुद से बहुत प्यारी लगती थी। इसके बोल्ड ड्रेस इसे देखने पर मजबूर करती थी। आयशा को लगा जैसे सूरज अचानक ही आग बरसाने लगा है। इसे हवा के झोंके अब थप्पड़ की तरह लग रहे थे। यह दस्तगीर के पास कुछ देर खड़ी रही। फिर वो अपनी गाड़ी में बैठकर चली गई। काले पैंट कोट में मलबूस दस्तगीर भी बंगले में दाखिल हो गया था और आयशा को इस तरह बढ़ गया था। वो जिया क्यों आई थी? लाउंज में निकलकर आयशा पोर्च में खड़े दस्तगीर के सामने वजूद थी और अंदाज सरसरी सा था और दिल की हालत बुरी थी। दस्तगीर इसके सवाल पर चौंका। जी, मैं समझा नहीं। आयशा का लगा वो बात घुमा रहा है। इसे अब दस्तगीर पर गुस्सा आया। मैं पूछ रही हूँ जिया तुमसे क्या बात कर रही थी? बड़ी मुश्किल से वो मुस्कुरा पा रही थी। अंदाज को भी नॉर्मल कर अब इसके बस में से बाहर हो रहा था। इसका दिल कर रहा था कि वो चीखे, पर किस पर? दस्तगीर शजोपंज में मुब्तला हो गया। दोनों के दरमियान एक गहरी खामोशी फिर चंद पल रही। फिर दस्तगीर ने कहना शुरू किया। बॉस को इस बात का पता है मैं जिया को पसंद करता हूँ और वो भी मुझे पसंद करने लगी है। आयशा इसकी बात पर शशता रह गई। अरमान के कमरे में अंधेरों के साथ सुकूत भी छाया हुआ था। जिया अरमान के सीने से लगी से अपने हाले दिल कह रही थी। मैं दस्तगीर को पसंद करती हूँ, शहीर का गार्ड। अरमान ये सब जानता था लेकिन इसने हैरत का मुजाहरा किया। क्या? इसने एक झटके से जिया को अपने सामने किया था। जिया की नजरें झुकी फिर उठी तो इसमें उम्मीद थी, मान था। उन्होंने अपने भाई से हमारे रिश्ते के बारे में बात की है। भाई, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। एक वक्त था जब मैं शहीर को पसंद करती थी लेकिन पसंद करने और पसंद आ जाने में बहुत फ़र्क होता है। किसी के लिए भागने से ज़्यादा सुकून किसी और के लिए रुक कर इसे अपना लेने में होता है। मैं शहीर के पीछे भागकर थक गई हूँ और मुझे थकी हुई लड़की को दस्तगीर ने संभाल लिया है। मैं इससे बहुत मोहब्बत करती हूँ और इसी की होना चाहती हूँ और मैं जानती हूँ आप मुझे इन सब में आज़ाद रखेंगे। अरमान चाहता था कि मैं अब इससे एक बार नॉर्मली मिल लूँ। मैंने आज शाम में इसको ऑफिस जाना है। अरमान को तामिल हुआ बोलने में, लेकिन इसने हौसला करके कह दिया था। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। तुम मेरी वाहिद फैमिली हो, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मैं सब कुछ तुम ही हो। मैं तुम्हें इनकार नहीं कर सकता लेकिन मैं कैसे एक कार से अपनी बहन की शादी कर दूँ? तुम इसे कहो एक बार आकर मुझसे मिल ले। जिया को समझना है कि वह खुश हो या उदास। इसने उलझी नज़रों से अपने भाई को देखा। आप क्या करेंगे भाई? इसके सवाल पर वो मुस्कुराया। इसे अपने कद के बराबर लाऊंगा और फिर तुम्हें इसको सौंपूंगा। मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे किसी के हाथ में नहीं दे सकता। इसने जिया को फिर से अपने सामने अपने सीने से लगाया। जिया का दिल धंसने लगा था लेकिन वो खामोश हो गई थी। मैं अब बॉस को ये बताना चाहती हूँ कि बल्कि पूछना चाहता हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ या ना, और वो जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँ, क्योंकि मोहब्बत करना मैंने इन्हीं से सीखी है। वो शर्मीला सा मुस्कुराया। आयशा का कंधों से सारा बोझ उतर गया था। शहीर इसी का है। उफ। इससे अंदर आकर गहरा सांस लिया और फ्रेश होने अपने कमरे में वापस चली गई। सारी परेशानी खुद ही हल हो गई थी। अरमान मलिक के ऑफिस की इमारत खाली होने लगी थी। शाम होते ही स्टाफ अपना काम मुकम्मल करके ऑफिस से निकल गया था। दस्तगीर की गाड़ी इस वक्त ऑफिस के कंपाउंड में रुकी तो ऑफिस की इमारत इस वक्त बिल्कुल खाली हो गई थी।
इसने बाहर निकलकर आसमान को देखा, जिस पर हल्के से तारे दिखाई देने लगे थे। स्याही कतरा कतरा ऑफिस पर गिर रही थी। दस्तगीर ने जब शहीर को अरमान के बुलावे का बताया तो दस्तगीर की उम्मीद के ऐन मुताबिक शहीर ने शाने चुका दिए और वही जवाब दिया था जो दस्तगीर ने सोचा था। मुझे अरमान से मसला है, जिया से नहीं। अच्छी बात है, जिया तुम्हारी हो जाएगी तो इसे कोई संभालने वाला मिल जाएगा, क्योंकि अरमान तो बहुत जल्द अब जेल में होगा। तुम जाओ और सुन लो कि वह क्या कहता है। शहीर ने कभी किसी पर अपनी मर्जी में सुलत नहीं की थी। बिला वजह ये बात दस्तगीर अच्छे से जानता था, इसलिए अब वो शहीर के जवाब के बाद खुद को काफ़ी पुरसुकून महसूस कर रहा था। इसने आसमान से नजरें हटाई और ऑफिस की जानिब बढ़ गया। अरमान के कैबिन का दरवाज़ा खुला हुआ था और वह इस वक्त पावर चेयर पर सोचे और नजरें फिजा में जमाए हाथ में पेन लिए बैठा था। इसके अंदाज में कुछ अजीब था जो दस्तगीर ने आते ही महसूस कर लिया था। वो इसके सामने बैठ गया था। अरमान इससे अच्छे से मिला था, लेकिन अब इसका अंदाज बदला बदला लगता था। दस्तगीर इसे खोजती नजरों से देख रहा था। कुछ देर बाद अरमान सीधा होकर दस्तगीर को देखकर बोला, मुझे तुम्हारी और जिया की मोहब्बत से कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरा मसला दूसरा है। इसने पेन मेज पर रखा और अपना रुख दस्तगीर की जानिब किया। मेरा मसला यह कि तुम गार्ड हो। वो रुका, अपनी तहसीक की। शहीर के गार्ड हो। इसे कोहनियाँ टेबल पर रखी और आगे को होकर झुक कर बोला, मैं नहीं चाहता कि तुम जिया से जब शादी करो तो तुम शहीर के वफादार हो। तुम्हें जिया तब मिलेगी जब तुम शहीर को छोड़ दोगे। दस्तगीर के साथ ढीले पड़ गए। इसे गहरा सांस लिया। मुझे उम्मीद थी तुम ऐसा ही कुछ कहोगे, वो ढीले साहब के साथ एतमाद से बोला था। अरमान मुस्काया, क्योंकि तुम समझदार हो और तुम भी। दस्तगीर भी मुस्काया और इसी के अंदाज में कोहनियाँ मेज पर रख ली। शहीर साहब, मुझे अपना भाई कहते हैं। अरमान ने इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही बदतमीजी से हाथ जलाया। कम ऑन दस्तगीर, तुम जानते हो कह देने से रिश्ते कायम नहीं होते। दस्तगीर इसकी बात पर उदासी से हंसा। बड़े लोगों में नहीं होते होंगे, पर मिडिल क्लास लोगों में हो जाते हैं। शहीर साहब ने जिस दिन मुझे ये मुकाम दिया था कि इस दिन मैं इनके लिए जान देने का हौसला अपने दिल में रख चुका हूँ। मैं इनसे बेवफाई नहीं कर सकता। इसका अंदाज दो टोक था। अरमान के माथे पर बल पड़े। तो तुम जिया को छोड़ रहे हो? मैंने ऐसा कब कहा? दस्तगीर सुकून से बोला, तुम शहीर को नहीं छोड़ोगे तो मैं जिया का दो हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं दूंगा। दस्तगीर हंसा। वो तो मेरी हो चुकी है, अब बस तुम ये काम करो कि अगर इसके दिल से मेरी मोहब्बत निकाल सकते हो तो निकाल दो, क्योंकि मैं तो फिर अपने दिल को समझा लूंगा, पर जिया नहीं समझाएगी। इसका दिल एक बार पहले भी टूट चुका है, अब टूटा तो वो मोहब्बत के तीसरे तजर्बे के लिए शायद ना बचे। दस्तगीर खड़ा होकर अपना कोट दुरुस्त किया। आपके साथ मीटिंग में मज़ा आया, पर यह बात आप अपने दिमाग में बिठा लें कि लड़की फिर भी मिल जाती है, मोहब्बत भी हो जाती है, लेकिन भाई भाई नहीं मिलते। वो कहकर पलटा और कदम उठाकर जाने लगा। पीछे से अरमान की आवाज़ इसने इसे रोका। मैं तुम्हें मरवा भी सकता हूँ। इस वक्त तुम मुझे इतनी सुनाकर इसलिए जिंदा जा रहे हो क्योंकि मेरी बहन की जान तुम में है। दस्तगीर ने गर्दन मोड़कर अरमान को देखा। चेहरे पर मुस्कान थी। और मैं भी चाहूँ तो तुम्हें यही मार दूँ, पर क्या करूँ? तुम मेरी जान के सरबराह हो, वाहिद साले, इसलिए तुम्हें नहीं मारा। वो मस्कर से कहकर कैबिन से निकल गया और अरमान ने बेबसी भरे गुस्से से टेबल पर मुक्का मारा था। तो तुम मेरी वजह से मोहब्बत छोड़ आए? शहीर ने पावर चेयर की फिर से अपना कोट उतारा और दस्तगीर को देखा। जी। इसके जवाब पर शहीर इसके सामने आकर खड़ा हो गया। मोहब्बत बार बार नहीं मिलती। दस्तगीर ने नजरों उठाकर शहीर को देखा। आप जैसा भाई मिल जाते हैं। शहीर ने इसकी बात पर कुछ देर कुछ ना बोल सका, फिर इसने समझाने वाले अंदाज में कहा, देखो दस्तगीर, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम। दस्तगीर ने पहली बार इसकी बात काटी थी। बॉस, आप मुझे धक्का देकर भी इस जॉब से निकालेंगे तो भी नहीं मैं जाऊँगा, इसने दो टोक अंदाज में कहा। शहीर ने लब भीज गए। तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? दस्तगीर ने नजरें झुका ली। मैं बस ये जानता हूँ कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। शहीर ने मुक्का बनाकर इसके सीने पर हल्का सा मारा। मुझे लगा था तुम मेरे सवाल पर कहोगे अपने भाई से बात कर रहा हूँ। दस्तगीर ने चौंक कर इसे देखा तो शहीर के लहजे शरारत थी। अगर कल को जिया को कहीं और हो गई तो इसके बच्चे तुम्हें मामू मामू कहकर तुम्हारे आगे पीछे फिरने लग जाएंगे, तो तुम मुझे अपने मामू बन जाने का जिम्मेदार नहीं कहोगे? दस्तगीर हंस गया था। इसके हंसते ही शहीर ने भी कहकर लगाया और दस्तगीर को अपने सीने से लगा लिया। तुम्हें मैंने भाई सिर्फ कहा नहीं है, माना भी है। तुमने मेरा इस वक्त साथ दिया जब मेरे साथ कोई भी नहीं था। तुम्हारी एक बेवफाई मुझे मुंह के बल गिरा सकती थी, लेकिन तुमने हमेशा खुद से पहले मुझे रखा। दस्तगीर को पहली बार लगा कि इसकी आंखों के गोशे शहीर की बातों ने भिगो दिए हैं। इसने जब से आंखें में जज्ब कर लिया था।
बॉस, आपको मैं कभी भी धोखा नहीं दे सकता। आपने भी मेरे इस वक्त साथ दिया था जिससे मेरे पास कोई मदद के लिए नहीं आया था। आपका मुझ पे एहसान है। शहीद ने इसे सीने से जुदा करके नाराजगी से देखा था। वह एहसान नहीं था, और आज मैं ये आखिरी बार कह रहा हूँ। इसके बाद मैं तुम्हें दो लगाऊंगा बस। इसके लहजे में भाई वाला रौब डराया था और दस्तगीर हंस दिया था। और वो शहीद अब ऑफिस से वापस घर जा रहे थे। आज शहीद ने आयशा से बात करनी थी। पता नहीं अब मेरे वाली मुझे क्या समझेगी। शहीद को आयशा के बेवकूफ़ होने का बहुत दुख होता था, पर वो अब मोहब्बत के बाद अफसोस ही कर सकता था। इसलिए इस बेवकूफ़ को पूरी जिंदगी संभालना है। लॉन्ज में खड़ी जिया की आंखें नम थी। वो अपने भाई को बेयकीनी से देख रही थी। इसकी नीम अंधेरे की तरह जो अतराफ में मौजूद था। लाउंज में लगा फनूस दम साधे हुए था। वो कह रहा था कि जिया को छोड़ दो, लेकिन नौकरी नहीं छोड़ूंगा। रात गहरी सड़क किनारे बहती आंखों वाली जिया के संग दस्तगीर को सुन रही थी, जो बोल रहा था, मैं शहीद साहब को किसी के लिए भी नहीं छोड़ सकता। उन्होंने मेरी जिंदगी बचाई है। वो कदम कदम चलता हुआ जिया के सामने आया और आस्की से जिया का बाजू थामा और इसकी बहती आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, जानती हो मेरी जिंदगी कौन है? जिया ने कोई जवाब ना दिया तो वो खुद ही बोला, मेरी माँ, जिसने मुझे जिंदगी दी। इसे शहीद साहब ने बचाया था। वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता। अरमान ने इसे खुद में ही समेट लेना चाहा। मैं शहीद साहब के पास एक वक्त नया आया था। मैं इतना नया था कि मुझे अभी पहली सैलरी भी नहीं मिली थी, और मुझे पता चला कि मेरी माँ को कैंसर है, जो अब बिल्कुल लास्ट स्टेज पर पहुंच चुका है। डॉक्टर ने मुझे कहा कि अब आपकी माँ इस ट्रेन में मौजूद है जिसकी कभी ब्रेक नहीं लग सकती। आपकी माँ की मंजिल अब कोई सा भी स्टेशन बन सकता है। इनका इलाज यहाँ नामुमकिन है, और आपको इन्हें जल्द से जल्द किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाना है अगर आप इनकी ज़िंदगी चाहते हैं तो। तुम कैसे इनके छोटे से घर में रहोगी? क्या इसकी सारी की सारी तनख्वाह तुम्हारे कपड़ों से निकल जाएगी? मेरे लिए इस दिन दुनिया खत्म हो गई थी। मेरे पास जो कुछ था मैंने सोच लिया था कि मैं वो सब बेच दूंगा। मैंने ऐसा करना भी शुरू कर दिया था, और मुझे इस दिन ये मालूम हुआ कि शहीद साहब की नज़र इनसे जुड़े हर शख्स पर होती है, चाहे वो नया हो या पुराना। वो सबका ध्यान रखते हैं, और तब उन्होंने ही मुझे वो सब करने से रोका था। शहीद साहब ने मुझे सख्ती से मना किया था कि मैं अपनी हर चीज़ वापस लूँ जो भी मैंने बेची है, और माँ का इलाज शहीद साहब करवाएंगे। मैं जानता था इन सब में बहुत पैसा लगेगा, पर बॉस ने मुझसे एक पैसा नहीं लिया, बल्कि मुझे सैलरी तक दी उन्होंने। उसे अभी तुम्हारी कदर नहीं है तो वो बाद में तुम्हारा क्या ख्याल रखेगा? तुम एक एक चीज़ के लिए तरसोगी। मुझे इस दिन समझ आ गई थी कि बॉस कितने अच्छे हैं। उन्होंने मेरी माँ के इलाज पे इतने पैसे खर्च किए कि अगर मैं पूरी ज़िंदगी भी इनकी जॉब करूँ तो तब शायद मैं इनका कर्ज उतार पाऊँ। इसने धीरे से जिया का बाजू छोड़ा। मैं अपने बॉस को नहीं छोड़ सकता। तुम चाहो तो मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें इस फैसले में आज़ाद करता हूँ, लेकिन मैं शहीद साहब को नहीं छोड़ सकता। और जिस भाई को, वो कहता कहता रुक गया। इसे जिया को अभी अरमान का सच नहीं बताना था, इसलिए वो खामोश हो गया। लेकिन इसने जिया को तुम कहकर इस बात का एहसास करा दिया था कि वो इसके लिए बहुत खास हो गई है, और आप वाले तकल्लुफ़ को छोड़ चुका था। अब अगर जिया इसे छोड़कर जाएगी तो ये इसकी मर्जी होगी। जिया की आंखों में आंसू सूख कर चुके थे। वो एकटक दस्तगीर को ही देख रही थी। वो शहीद को घर छोड़कर सीधे इसी के पास आया था। अब छोड़कर जिया जाना अब जिया के हाथ में था। वो तो जिया के पास आ गया था। मेरी मानो तो इसे भूल जाओ, मैं तुम्हारी बहुत अच्छी जगह शादी करवाऊंगा। मेरी जान, तुम वहाँ बहुत खुश रहोगी। जिया इससे दूर हुई और वो भागकर दाखिली दरवाजे की जानी बढ़ गई। ये सब इसके मुंह से सुनना चाहती हूँ। अरमान ने बेबसी से जिया को जाते देखा था। वो जानता था जब वो वापस लौटेगी तो इसी ने जिया को संभालना है, इसलिए इसे फिलहाल जिया को नहीं रोकना था। रात वैसे ही गहरी खड़ी अरमान के बंगले को वैरानी से देख रही थी। जिया की गाड़ी पोर्च में रुकी थी। वो गाड़ी से निकलकर अंदर दाखिल हुई। लाउंज में अरमान बैठा इसी का इंतजार कर रहा था। जब इसने जिया को आते देखा तो इसकी तरफ लपका, मैं तुम्हारी। वो इसकी हालत देखकर बोलने लगा था, लेकिन इसकी बात जिया ने काटी। मैं इसे नहीं छोड़ सकती। इसकी बात पे अरमान को झटका लगा। इसने जिया को अपने सामने के जो स्पॉटलाइट में कह रही थी, मैं इसके साथ हर हाल में रह सकती हूँ। इसे छोड़ना मेरे बस से बाहर हो गया है भाई। वो मेरा ही है, और मैं इसकी, मुझे कहीं और अब खुशी नहीं मिलेगी। इसने अरमान को खुद से दूर किया और ऊपर जाने के लिए पलट गई। अरमान पीछे साकित रह गया था। इससे पहली बार लगा था जैसे वो तनहा रह गया है। इसकी किस्मत ने इसका साथ छोड़ दिया था। वो सुकून इस वक्त टूटा जब इसके मोबाइल की बेल बजी। हेलो, इसने खोए हुए अंदाज में कहा। दूसरी जानी मौजूद शख्स इस तरफ से बोलने लगा था, बॉस, शहीद मलिक को पता लग गया है कि सबूत आयशा के पास है। हम अब कुछ नहीं कर सकते। अरमान मलिक यहाँ पे पूरी गेम पलट गई थी। शहीद मलिक के कमरे की हर चीज़ खामोशी से आयशा को ही देख रही थी, जो शैल बैठी थी। शहीद ने इसे सब कुछ बता दिया था। अब वो इसके जवाब का मुंतजिर था। जब आयशा ने कुछ देर कोई जवाब ना दिया तो शहीद ने इसका हाथ पकड़ा। मैंने तुमसे मोहब्बत इसलिए नहीं की थी आयश कि तुम्हारे पास वो सबूत है। मुझे भी ये बात कल ही पता लगा है। मैंने बात तुमसे कल करनी थी, लेकिन
शहीर मलिक की पहली बार किसी से बात करते हुए डर लग रहा था। मैं तुम्हें अब खोना नहीं चाहता। तुम अगर मेरी मदद कर दोगी तो मेरे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा, वरना मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। मैं इस मामले में फिर किसी और तरह हल कर लूंगा। लेकिन इसकी चलती जुबान इस वक्त रुके जब आयशा ने इससे अपना हाथ छुड़ाया। आप मेरे बारे में ये सब कुछ नहीं जानते शहीर। इसकी आंखों के गोशे भीगने लगे थे। शहीर किसकी बात पर उलझा। हाँ, आप मेरे बारे में सब कुछ नहीं जानते। आपको ये नहीं मालूम कि मैं जब किसी पर एतबार करती हूँ तो अंधा करती हूँ। मैं कहती हूँ मोहब्बत और एतबार, ये दोनों चीज़ें अंधे होकर की जाती हैं और इनकी आंखें नहीं होती शहीर। इसने अब खुद से शहीर का हाथ पकड़ा और बेड से बैठते हुए शहीर की गोद में आहिस्ती से अपना सर रख लिया। शहीर शशता रह गया। इसने चौंक कर आयशा को दे जो जो आंखें मूंद चुकी थी। मैं बहुत दक गई हूँ शहीर। मैं भी बस ये सब खत्म होते देखना चाहती हूँ। मैं आपके करीब रहना चाहती हूँ, अपने माँ बाप को हासिल करना चाहती हूँ, और मैं अब आपको किसी भी सूरत नहीं छोड़ सकती। आप मुझे छोड़ेंगी तो आयशा मर जाएगी। इसने शहीर के हाथ की पुष्ट अपनी आंखों से पर रख दी। शहीर के हाथों को जब आयशा की आंखों की नमी ने छुआ तो इसका सुकून टूटा। वो कुछ कहने लगा था, आयशा भराई आवाज में बोली, मैं आपको कल वो ला दूंगी। इसने शहीर की आंखें खोलकर देखा। मैं यहाँ सो जाऊं? शेर को समझ नहीं कि वो क्या जवाब दे। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि वो हर बात ही भूल गया था। कुछ देर बाद शहीर आयशा शहीर के बाजू पर लेटी, इसके फ्रॉक सीने पर मुंह छुपाकर आंखें मूंद कर लेटी थी। शहीर ने इसके गिर्द मजबूती से बाहें हायल कर रखी थी। इसके अंदाज में अजीब सी शिद्दत थी। वो दनास्ता आयशा का सर दबा रहा था। इसके अलावा आयशा के गाल पर थे। वो बहुत मोहब्बत से इसे कह रहा था, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। इसके लबों का लम्स आयशा महसूस कर रही थी, इसीलिए वो खामोश थी। वो इस लम्स को महसूस करना चाहती थी। आज दोनों को बहुत पुरानी ख्वाहिश पूरी हो रही थी, शहीर की आयशा को अपने सीने से शिद्दत से लगाने की और ख्वाहिश, और आयशा की इसके सीने में छुपकर सोने की ख्वाहिश आज पूरी हो रही थी। रात आहिस्ता आहिस्ता ढलने लगी थी। अगली सुबह जब फर्श पर रोशन हुई तो आसमान सूरज की रोशनी में चमक उठा। अरमान मलिक के कमरे का दरवाजा खुला था। इसमें से, मैं इस खेल को ऐसे खत्म होने नहीं दूंगा। शहीर की गाड़ी आयशा के घर के बाहर रुकी थी। शहीर ने आयशा को देखा। कोई कुछ भी कहता, लानत भेजना सबूत पे और वापस आ जाना। आयशा इसकी बात पर उदासी से हंसी। मेरी अम्मी ने मुझे हमेशा बचपन से मारा है, तो आज भी ज्यादा से ज्यादा मुझे मार ही लेंगी, लेकिन मैं वो सबूत लाजमी लाऊंगी। लेकिन आप ये बात याद रखिएगा कि मैंने आपकी वजह से मारे तक खाई हैं। वो आखिर में शरारत से बोली और शहीर हंस दिया। इसने आयशा का चेहरा हाथों में भरा। बेटा टेडी बियर, गंदी। इसने इसका माथा चूमा था। आयशा छनक गई। वो गाड़ी से निकलकर अपने घर के सामने खड़ी हो गई थी। अरमान ने जीन्स पे ड्रेस शर्ट पहन रखी थी। कांधों पर गो बैग था जिसमें इसका पासपोर्ट और ज़रूरत का सामान था। इसने जिया के अकाउंट में बहुत सारी रकम रात ही करवा दी थी। वो जानता था जियो को इसके बाद बहुत से मसले होंगे, लेकिन अरमान मलिक अब अपना घेरा तंग होता दिखाई दे रहा था, इसलिए वो पाकिस्तान से जा रहा था। मैं वापस आने के लिए जा रहा हूँ। मैं खुद को इतनी आसानी से हारने नहीं दे सकता। मैं वापस आऊँगा। आयशा के लिए दरवाज़ा आज भी सफियान ने खोला था। वो इस पर एक नज़र डालकर अंदर दाखिल हुई थी। सफियान इसके पीछे गया। अम्मी हमेशा की तरह नाश्ता बना रही थी। अब वो दुकान पे जाने के लिए तैयार होकर कमरे से निकले थे और लाउंज में दाखिल होते आयशा को देखकर थम गए थे। अम्मी भी किचन से निकल आई थी तो वहीं रुक गई थी। आयशा ने इन दोनों को एक नज़र देखा, फिर सीढ़ियों की जानी बढ़ने लगी। अम्मी ने इसे कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अम्मी धाड़ी थी। आयशा के कदम रुके। वो पलटी और सपोर्ट चेहरे से अपनी अम्मी को देखा। ये मेरे बाप का घर है, और अगर आज मुझे यहाँ से किसी ने हाथ पकड़ कर निकाला तो मैं अदालत में जाकर इस घर से अपना हिस्सा लूंगी, इसलिए मेरे करीब कोई ना आए। वो बुरी तरह धड़कते दिल से बोली थी। अम्मी इसकी बात पर शर्ता रह गई। वो इन्हें कोर्ट की धमकी देकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। इसके पीछे जहाँ जो कोई खड़ा था वो वहीं ठहर गया। वो जिया के कमरे का दरवाज़ा धीरे से खोलकर वहां गया और जिया को कुछ देर देखते रहने के बाद वो पलट गया। और अब घर से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठ गया था। इसकी गाड़ी ने बंगले के दरवाजे को पार किया और सड़क पर दौड़ने लगी। इसकी फ्लाइट का वक्त होने वाला था। मैं अब जब वापस आऊंगा तो किसी को नहीं छोड़ूंगा, न शहीर को न दस्तगीर को। वो जब वापस लौटी तो इसके हाथ में एक मोबाइल था। इसने अपने अब्बू को देखा जिसे मलाल से देख रहे थे। वो भागकर इनके सीने से लगी। अपनी बेगुनाही का सबूत लेकर अब जल्द लौटूंगी, फिर मैं आप में से किसी को माफ नहीं करूंगी। आप लोगों ने मुझ पर यकीन नहीं किया, खासकर अब्बू आपने। इसे रंजी हुई आवाज में कहा। अपने अब्बू का गाल चूमा और आंसू पहुंचकर वो घर से निकल गई थी। हिलने की हिम्मत अभी तक किसी में नहीं थी। वो एयरपोर्ट पर बैठा अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहा था। अरमान के गिर्द हर तरफ उदासियां घुली दिखाई देती थी। शहीर की गाड़ी इस बंगले के सामने रुकी थी। आयशा ने उतरते ही सबसे पहले शहीर को पुरउम्मीद नजरों से देखा। अब सब ठीक हो जाएगा ना? शहीर ने इसका हाथ थामकर इस पर दबाव डाला। हाँ, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसकी बात ने आयशा को हिम्मत दी थी। वो धीरे से गाड़ी से उतरकर दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ गई। मेरे पास अरमान मलिक के खिलाफ सबूत है। मेरे माँ बाप का कातिल वही शख्स है। शहीद ने फोन को और कान से लगाकर पुलिस को खबर की और तेजी से गाड़ी आगे बढ़ा ली।
इसने अब अरमान मलिक से मिलना था। अरमान मलिक के बंगले के दरवाजे पर पुलिस एहलकार खड़े थे। अंदर कमरे में मौजूद जिया के पास मुलाजिमा भाग कर आई। जिया अभी भी सोकर उठी थी। बीबी, बाहर पुलिस आई है। जिया ने चौंक कर इसे देखा। इसके बाल बिखरे हुए थे। वो नाइटी में मलबूस बेड पर बैठी इसे ताज्जुब से देख रही थी। आंखों में नींद का खुमार था। पुलिस क्यों आई है? इसने पूछा। मुलाजमा ने हाथ मसलते हुए जवाब दिया, शहीर साहब लाए हैं। वो कह रहे हैं कि अरमान साहब को पकड़वाना है। जिया के माथे पर बल पड़े। वो बेड से खड़ी होकर बाल समेटकर मुलाजमा के साथ बाहर निकल आई। धौन का बूर करके वो अब दाखिली दरवाजे के सामने खड़ी थी। शहीर, तुम्हारा दिमाग खराब है? इसने आजिजी से पूछा। शहीर ने तरस भरी निगाहों से जिया को देखा था और इसे जवाब देने की वजह से पुलिस को इशारा किया था। पुलिस इसके इशारे पर अंदर दाखिल हो गई थी। जिया हड़बड़ा गई। अरे, आप लोग ऐसे कैसे दाखिल हो सकते हैं? वो इनके पीछे जाने लगे थे। शहीर ने इसकी कलाई थामी। खामोशी से इधर खड़ी रहो। जिया ने इसे खा जाने वाली नजर से देखा। मेरा हाथ छोड़ो। इसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। तुम्हें आखिर मेरे भाई से मसला क्या है? उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया है जो तुम इनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हो? शहीर ने जब से लब बीचे। इसने मेरा ही नहीं तुम्हारा भी बहुत कुछ बिगाड़ा है। शहीर आगे बढ़ा, उसकी आंखों में आंखें डालकर। तुम्हारे माँ और बाप को मारने वाला वही शख्स है। शहीर ने सीने पर हाथ बांधे हुए और तंजिया से हंसी। और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी इस बकवास पर यकीन कर लूंगी? इसने माथा छुआ और शहीद ने, तुम अपने दिमाग का इलाज क्यों नहीं करवा लेते? शेर का जब अब जवाब देने लगा था। इसने जेब में हाथ डाला और वहां से वही मोबाइल निकाला जो आयशा ने इसे ला कर दिया था। जिया इसे अपनी बेदिली से देख रही थी, लेकिन जब इस पर वही वीडियो चलने लगी जिसमें अरमान अपने गुनाह का इकरार कर रहा था, तो जिया पर जैसे आसमान गिरा था। इसके हाथ सीने पर खुद ही खुल गए और आंखों में हैरत और बेयकीनी दे रही थी। वो नफी में सर हिलाती, अभी कुछ कहती कि अंदर से पुलिस एहलकार भागता हुआ है। अरमान मलिक भाग गया है। वो इस वक्त अपने ऑफिस में भी नहीं है। शेर के पैरों तले से जमीन निकल गई थी। पुलिस की एक टीम और दूसरी टीम अरमान के ऑफिस में मौजूद थी। ये इत्तला वहीं से आई थी। जो वो किसी भी कीमत पर चाहिए, आज ही। वो तकरीबन धाड़ा था। एहलकार जल्दी जल्दी फोन कान से हटाते भाग रहे थे और इस भीड़ में एक जिया थी जिसका सब कुछ लूट गया था। बेशक इस सब में जिया का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। इसने सब कुछ खो दिया था, सब कुछ ही। अरमान एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया से उठकर अपने सामान की ट्रॉली घसीटता हुआ आगे बढ़ा था। तभी एयरपोर्ट की सिक्योरिटी में हलचल होने लगी थी। इसके पीछे खड़ा एहलकार भागता हुआ रिसीवर पे कुछ कह रहा था। अरमान ने अपने पीछे होने वाले शोर पर गर्दन तिरछी करके देखा और धक से रह गया। सिक्योरिटी गार्ड इसी की जानिब बढ़े थे। इसने तेजी से अपना चेहरा आगे किया और सामान को छोड़कर जाने लगा कि इसकी शर्ट को कॉलर से किसी ने पकड़ा और खींचकर अपने सामने किया। देखते ही देखते इसके सिक्योरिटी का घेरा तंग हो गया था। अरमान मलिक पकड़ा गया है। जिस इंस्पेक्टर ने इसे कॉलर से पकड़ा था, इसने फोन पर किसी को कहा और अरमान जानता था कि दूसरी जानिब कौन होगा। अरमान मलिक तल्खी से मुस्कुरा दिया। वो अभी भी हारा नहीं था। जेल के कालकोठरी में अंधेरा था। इस सेल में वो अकेला ही मौजूद था। सामने रखे बेंच में ड्रेस शर्ट और जीन्स में मलबूस अरमान स्पॉट चेहरे से बैठा था। इसके बाल माथे पर बिखरे थे। इसके सेल के अतराफ में दो सिपाही हाथों में बंदूकें लिए खड़े थे। तभी अरमान को कदमों की चाप सुनाई दी। बाहर सेल के आगे बनी राहदारी में जर्द बल्ब रोशन था। इसकी रोशनी से अरमान के सेल में एक साया बना जो अरमान के कदमों में आकर ठहर गया। इसने इस साय को देखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता चेहरा उठाकर सामने देखा तो शहीद जेबों में हाथ डाल के खड़ा था। शहीद ने लहजों का महसूस बनाकर कहा, वेलकम इन योर न्यू होम। वो सलाखों के करीब हुआ। इससे सलाख को एक हाथ से थामा और अरमान को चुपती नजरों से देखने लगा। तुम्हें क्या लगा था कि तुम भाग जाओगे और मैं तुम्हें पकड़ नहीं सकूंगा? अरमान इसकी बात पर शुरू करते ही वो खड़ा हुआ और इसकी जानिब बढ़ने लगा। शहीद बोल रहा था, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और तुम सब कुछ बर्बाद करके इतनी आसानी से इस मुल्क से चले जाओगे? तुमने सोच भी कैसे लिया? अरमान कदम कदम इसके करीब हो रहा था। मैं तुम्हारी अब जिंदगी अजाब बना दूंगा। तुम चीख चीख कर अपने गुनाहों का एतराफ करोगे। अरमान अब बिल्कुल इसके मुकाबले आ रुका था। तुम देखना अरमान मलिक, तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। वो शेर को कुछ देर खामोशी से देखता रहा, फिर मुस्कुराया। मेरा अभी भी कुछ नहीं कर सकते। इसने भी सलाखों को थामा। मैं जब चाहूँ यहाँ से निकल सकता हूँ। ये तुम भी जानते हो। शहीद तंजिया हंसा। तुम जानते हो मैंने तुम्हें गोली क्यों नहीं मारी? इसका इंतजार इंतजार इसका अंदाज सवालिया था। अरमान ने जवाब न दिया। मैंने तुम्हें गोली इसलिए नहीं मारी क्योंकि मैंने ये तुम्हें चांस दिया है ताकि तुम अपनी गलतियों का एहसास हो। क्योंकि मैंने तुमसे बचपन से मोहब्बत की थी। शहीद हीर का गला न जाने क्यों रद्द किया था। अरमान ने चौंक कर इसे देखा। शहीद ने बहुत जब से अपने आप पर काबू किया हुआ था। अरमान को इस 5 साल बच्चे का शहीद पर गुमान होता था। इसके दिल में से टीसें उठने लगी थी। मैंने वो सब जानबूझकर नहीं किया था। शहीद, मैं भी तुमसे मोहब्बत। शहीद ने इश्तियाल से इसकी बात काटी। ये मत कहना कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। मैं तुम्हारी फैमिली नहीं हूँ। मैं तुम्हारा अगर कुछ होता तो ये हमारे दरमियान कोई रिश्ता होता तो तुम मुझसे मेरा सब कुछ ना छीनते। शेर के लहजे में तकलीफ से मट आई थी। दिल के जख्म आंखों में दिखाई देने लगे थे।
मैंने सिर्फ मेरा ही नहीं, तुमने अपना भी नुकसान किया है। तुमने एक मुलाजमा के लिए, वो इसकी बात पे धड़ा, वो मेरी माँ थी। शहीद ने से अफसोस से देकर झटका। एक दिन तुम्हें अपने किए पर पछतावा होगा। वो कहकर वहां से निकल गया था। अरमान पीछे इन सलाखों में अकेला रह गया था। अभी इसने जिया से भी मिलना था। जिया की गाड़ी अपने वकील के साथ सड़क पर दौड़ रही थी। वो पिछली सीट पर बैठी आंखें मूंदे हुए थी। वकील और ड्राइवर अगली सीटों पर मौजूद थे। वो हमारे माँ बाप नहीं थे जिया। हमारी असल माँ वो औरत थी जिसे तुम मुलाजमत समझती हो। हेलन मार्ग्रेट, वही हमारी असल माँ है। सड़क पर अंधेरे छाए हुए थे। इसकी गाड़ी की जर्द रोशनी इसे तहरीर को तीर चीरती हुई जा रही थी। जिया भी आंखें खोलने हिम्मत नहीं हो रही थी कि इसके असाब जवाब दे गए थे। हाँ, मैंने ही मलिक और इसकी बीवी को मारा है। मुझे बताते हुए कोई खौफ या दुख महसूस नहीं हो रहा कि इन सब के पीछे मैं था। मैंने अपनी और तुम्हारी माँ का बदला लिया है जिया। गाड़ी एक झटके से रुकी और जिया ने बेसाख्ता आंखें खोली। इसे लगा था जैसे एक लंबा सफर करती आ रही थी और इसकी आंखें आज पूरी तरह खुल रही हैं। वो आज सब कुछ ठीक से देख पा रही थी। इसने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकलकर सांस लेने की कोशिश की, लेकिन इसे सांस लेने में बहुत दिक्कत आ रही थी। वो बड़ी मुश्किल से अपना मुर्दा होता वजूद घसीट कर अंदर की जानी बढ़ रही थी। मैं यहाँ से बहुत जल्द निकल आऊंगा, फिर मैं और तुम इस मुल्क से दूर चले जाएंगे। तो मेरी वाहिद फैमिली हो जिया। जिया की आंखें बहने लगी थी। वो जल्दी सुलगती आंखों को मसलती जा रही थी। लाउंज में रखी हर चीज इसे आंखें खोलकर देख रही थी। इसे अपने गिर्द अरमान की आवाज सुनाई दे रही थी, मेरा बच्चा, मेरा बेटा। इसने तिरछी नजरें से सोफे के पास अरमान के सीने से लगी जिया को देखा। ये वही शख्स था जिसके सीने से लगकर जिया को सब कुछ ठीक हो जाने का यकीन होता था। जिया ने सलाखों के पीछे मौजूद अरमान को सुर्ख नम आंखों से देखा। इसकी आंखों से निकलता गर्म पानी इसके चेहरे पर बह रहा था। सलाखों पर धीरे ये जिया के हाथों पर अरमान के हाथ थे। जिया ने एक झटके से अपने हाथ इसके हाथों के नीचे से खींचे और दूर होकर बोली, मेरे लिए आज सब मर गए हैं। जिया आज पूरी दुनिया में तन्हा रह गई है। इसने मजीद ना बोला गया तो वह गहरे गहरे सांस लेती हुई पड़ी और तेजी से वहां से चलेगी। अब इसे किसी भी सबूत की जरूरत नहीं थी। जिया ने अपने कमरे में आकर इसका दरवाजा लॉक किया और दरवाजे के साथ पुश लगाकर वो बैठती चली गई। इसे आज पहली दफा रोना नहीं आ रहा था। दिमाग माउफ हो गया था। कमरे में गुप्त अंधेरा था। जिया को इस तरीके में भी देखना अब मुश्किल हो गया था। शहीद मलिक के बंगले पर गहरी होने वाली रात आज काफी पुरसुकून दिखाई देती थी। बंगले की सारी रोशनियां जली अंधेरों को मात दे रही थी। आसमान पर तारे बिखरे इन रोशनियों को देख रहे थे। स्विमिंग पूल के नीले ठंडे पानी पे वो पैर डाले बैठी इन तारों को ही देख रही थी जिनके पास ही चांद खड़ा था। चांद आज पूरी तरह निकला था। नीले पानियों में इसका अक्स उतर रहा था। आयशा के पैर घुटनों तक इस पानी में भीगे हुए थे। हल्की सर्द हवा इसके वजूद से टकराई थी। खुले बाल माथे पर बिखरे, कांधे पर दुपट्टा था और चेहरे पर हल्का सा मेकअप। वो अपने ही ख्याल में इतनी गुम थी कि इसे एहसास ही न हो कि शीर इसके पीछे आकर खड़ा हुआ है। वो अपने हमेशा से जैसे हुलिये में रफ जीन्स के साथ स्लीवलेस शर्ट पहने, ये मोटा सा चेन और बाल माथे पर बिखरे हुए थे। नीली आंखें आयशा के रेशमी बालों पर जमी थी। वह आहिस्ती से इसके पैरों से उठा बैठा और आयशा तकरीबन उछल गई। शहीद ने बेसाख्ता इसका हाथ पकड़ा। तुम अभी भी मुझसे डरती हो? वो इसे गहरी नजरों से देखता पूछा था। आयशा को इन नजरों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। इसने आहिस्ती से सर नाम हिलाया। शहीद चांद के अक्स के तरह पूल के नीले पानी में उतरकर आयशा के सामने आ खड़ा हुआ। इसने आयशा का हाथ थाम रखे थे। इसकी आंखों में खुमार सर उठा रहा था। फिर मुझे कब मेरा हक दे रही हो? शहीद ने इससे अपना अगला सवाल किया। आयशा ने दिल की धड़कनें बेतरतीब होने लगी। बताओ। वो नजरें झुकाकर बैठ गई थी। इसकी नजरें चुराने पर ही शहीद ने इसकी कमर को दोनों हाथों से थामा और इसे पानी में अपने सामने खड़ा कर लिया। आयशा ने इसकी शर्ट को बेख्तियारी में ही थामा। मुझे पानी से डर लगता है। वो कभी पूल में उतरी नहीं थी। इसने आंखें मूंद कर कहा तो शहीद आगे बढ़ा और इसके भीगते वजूद को अपनी मजबूत बाहों में भर लिया। मेरे साथ होने पर भी तुम्हें डर लगता है? वो इसके कान की लू को लब से मिस करता हुआ पूछ रहा था। इसकी गर्म सांसें आयशा के संग चांद को भी पिघलाने लगी थी। इसकी चांदी कतरा कतरा इन पर बरसने लगी थी। मैं तुम्हारी गर्दन पर मौजूद दिल को चूमना चाहता हूँ, वो इसी सरगोशी से बोला था। आयशा इसके खुमार आलूदा आवाज पर धीरे से इसके करीब हो गई थी। शहीद बेसाख्ता ही मुस्काया। मैंने सब कुछ इसलिए ठीक किया है ताकि मैं तुम्हारे करीब आ सकूं। अब तो तुम मुझे धक्का नहीं दोगी ना? वो हंसी दबाकर बोला था। आयशा ने इसके गर्दन के गिर्द बाजू हाल कर लिया और इसके सीने से लग गई। शहीद ने इसकी भीगी जुल्फों को एक हाथ से समेट कर कांधे पर डाला और अपने दहकते लब इसके गर्दन पर इसके दिल पर रख दिए। आयशा का दिल डूब सा गया था। कुछ देर बाद शहीद इसे अपनी बाहों में उठाकर कमरे में ले आया था। इसने आयशा को बेड पर लटाया और अपनी शर्ट उतारकर दूर उछाल दी थी। आयशा को देखते ही वह इसने कहा, तुम्हारा मुकाम यहाँ है। इसने अपने सीने पर ऐन दिल के ऊपर लिखे अश्क के नाम पर उंगली रखकर कहा था। आयशा इसकी दीवानगी देखकर हैरान नहीं हुई थी। वो अब अंदाजा कर सकती थी कि सामने खड़ा शख्स इसके लिए कितना टॉक्सिक है।
इसने फिर शहीद को खुद पर झुकते देखा। शहीद ने एक हाथ से कमरे में रखे साइड लैंप पर बुझा दिया और आयशा के भीगे वजूद को अपनी बाहों में समेट कर वो इस पर अपनी शिद्दत और मोहब्बत लुटा रहा था। बाहर खिड़की बड़ी रात शहीद की कुर्बतों को देखती पल पल ढलती रही थी। शहीद मलिक आयशा शहीद मलिक के हुस्न को आज नजरअंदाज ना कर सका था। सुबह की नरम किरणें शहर की फिजा से सनाई भरती हर सू फैल रही थी। सूरज खिड़की से में आ रुका था। इसे इस खिड़की से झांक कर आयशा के गाल को चूमा और कमरे में अपनी रोशनी बिखेरता चला गया। सूरज की बो से आयशा की आंखें धीरे धीरे खुली थी। इसने उठना चाहा, इसे अपने गिर्द बाहों का एहसान महसूस हुआ। वह शहीद के सीने पर सर रखकर लेटी थी। इसे नजर उठाकर शहीद का चेहरा देखा। इस चेहरों पर जमानों का सुकून था। यूं लगता था जैसे शहीद अपने सीने में पूरी कायनात समेट कर लेटा है। आयशा ने पहली बार इसके चेहरे को इतना मुतमईन देखा था। इसने उठने की कोशिश तर की और दोबारा इसके सीने पर सर रखकर लेट गई थी। तभी इसकी नजर अपने नाम पर पड़ी थी जो हीर के दिल पर लिखा था। आयशा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दौड़ गई थी। इसने अपना हाथ इस नाम पर रखा और ऐन पर उंगली फेरती वो शीन तक आई थी। बगैर शर्ट के सोया शहीद इस लम्स पर जाग गया था। मेरी जान, इस गंभीर आवाज आयशा के कानों में गूंजी तो वह चौंक गई थी। इसने नजरें उठाई। शहीद ने इसके माथे को चूम लिया। तो मेरे सीने से लगी हो। मुझे आज आज मेरी सुबह बहुत हल्की फुल्की महसूस हो रही है। यही बात आयशा शहीद को कहना चाहती थी, लेकिन इसमें इतनी हिम्मत न थी कि वह अपने जज्बों को यूं इजहार कर सके। वो खामोशी से इसके साड़ में लेटी रही। शहीद दोबारा आंखें मूंद चुका था। इसकी गिरफ्त आयशा के गिर्द वैसी ही थी। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हमें फीडबैक क्लास में दीजिएगा। फी मानिल्लाह।